बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाले शहर से आपका मेज़बान रफ़ीक तारीख़ हाज़िर है। और आज बात होगी कुछ महंगाई की, बल्दियाती इदारों की नाक़िस कारकर्दगी भी है और एक और नया कानून आ गया है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों सिंध असम्बली के अंदर एक कानून पास किया गया बल्दियाती हवाले से, जिसे तमाम अपोजिशन जमातों ने मुस्तरद कर दिया और मुख्तलिफ़ मकामात पर इसी हवाले से धरने भी जारी हैं, क्योंकि इस काले कानून को जो बल्दियाती हवाले से जो निज़ाम दिया गया है, इसे कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर बात की जाती है गुज़िश्ता 3 सालों की, तो वफाकी हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, बल्कि उन्हें मिला है महंगाई का एक तोहफ़ा। और आज इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में 3 मेहमान मौजूद हैं और यकीनी तौर पे इनसे कुछ बात करेंगे इस शहर के हवाले से। आप मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद अरशद रफ़ीक साहब। उनको आला खिदमात पर सदारती अवार्ड से नवाजा गया है और ये बेहतरीन तज़किया करते हैं शहर की मुख्तलिफ़ मकामात पर जो एक्टिविटीज़ होती है उस हवाले से। रफ़ीक साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ दूसरे मेहमान है मिर्ज़ा अशफाक बेग साहब। ये तज़कियाकार हैं और यकीनी तौर पे इनको भी आला खिदमात पर बहुत सारे अवार्ड मिले हैं और ये भी इनका ताल्लुक़ सिंध से, और इनसे बात होगी एजुकेशन और दीगर हवाले से भी, और इन पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, क्योंकि एक तज़कियाकार है और तज़कियाकार होता है तो बड़ी गहरी नज़र रखता है। अशफाक साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं और यकीनी तौर पर ये बड़ी मेहनत करते हैं, एक एक लम्हे लम्हे की खबर रखते हैं, और जब खबर रखते हैं तो पता चलता है कि शहर में क्या हो रहा है। ये हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं तनवीर सैयद साहब हैं और ये बिल्कुल सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ करते हैं, इनसे बड़ी होगी ज़बरदस्त बात। तैयब साहब अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का आगाज़ आज बड़े प्यारे प्यारे मेहमान से हो रहा है, क्योंकि हाफिज़ मोहम्मद अरशद रफ़ीक साहब हैं, इनको सदारती अवार्ड मिला है और सोशल वर्क पे उन्होंने बड़ा काम किया है। तो पहले हम प्रोग्राम का आगाज़ वहीं से करते हैं कि इन्हें किन खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। रफ़ीक साहब ये बताइएगा कि आपको सदारती अवार्ड से नवाजा गया तो क्या खिदमत थी आपकी, किस खिदमत पर आपको सदारती अवार्ड से नवाजा किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि 21 और एंकर पर्सन रफ़ीक साहब का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में अहवाल शहर में बहैसियत तजज़ियाकार के यहाँ पे हमें मदऊ किया। सदारती अवार्ड 2012 में ये तालीमी, असल में हमारा जो ताल्लुक़ है वो तालीमी और समाजी खिदमात के इदारों से हमारा ताल्लुक़ है। मुहिबान कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक इदारा हम उसको चला रहे हैं। समाजी खिदमात के हवाले से मुख्तलिफ़ जहतों पे तालीम, सेहत, ट्रेनिंग्स और दीगर तमाम जहतों पर अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। तो इसी हवाले से 2012 में अल्हम्दुलिल्लाह ये अवार्ड का सिलसिला रहा जो अल्लाह के करम से मिला। और मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारे यहाँ कराची का एक पस मंज़र है कि लोग यहाँ अप्रिशिएट करते हैं दूसरों को ओबलाइज करते हैं। तो एक सिलसिला रहा और 2012 में अल्हम्दुलिल्लाह ये मिला और दीगर इदारों से भी अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड का सिलसिला रहा। अच्छा रफ़ीक साहब ये बताइएगा कि आपने तो ये बताया कि सदारती अवार्ड के हवाले से तो इस शहर में नए आने वाले जो है नस्लों का क्या मुस्तकबिल है? मैंने बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसके हवाले से मैंने बाकायदा इसको डिज़ाइन किया कि यहाँ आपके आने से पहले मैं कुछ चीज़ों को देख लूँ। तो मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि आइंदा जो आने वाली नस्लें हैं उनके साथ क्या मसाइल हैं। यानी कि मुझे शहर के अगर आइंदा आने वाली नस्लों के हवाले से मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आइंदा आने वाली नस्लें जो फंसी हुई है वो इस कोटा सिस्टम पे फंसी हुई है कि ये कोटा सिस्टम वजह ख़ुदकुशी और मायूसी को बढ़ने का एक बड़ा ज़रिया बना हुआ है। अभी इस वक्त जो कराची यूनिवर्सिटीज़ में कोई 45,000 तालिब इल्म हासिल कर रहे हैं, दीगर प्रोफेशनल इदारों में NAD में IBA में और दीगर इदारों में जो तालिब इल्म हासिल कर रहे हैं, जब ये बाहर निकलेंगे और प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखेंगे तो इनको पता चलेगा कि इनके लिए तो नौकरियाँ ही नहीं हैं। कराची के नौजवानों के लिए मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोटा सिस्टम के हवाले से इन्हें नौकरी के कोई चांसेस नहीं है, तो क्यों है कोटा सिस्टम? तो अब ये कहे कि सिंध में बाकायदा कोटा सिस्टम दिया गया है, तो कोटा सिस्टम के हवाले से जो नौकरियां मिल रही हैं लोगों को। सही, कोटा सिस्टम की जो तफसील है मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये सबसे पहले 1998 के अंदर 48 के अंदर ये हमारे लियाकत अली खान साहब जो हमारे पहले वज़ीर-ए-आज़म थे पाकिस्तान के, उन्होंने उसकी बुनियाद रखी थी। और उस वक्त की बहुत बड़ी वजह ये थी कि जो
शहरी इलाके में आबादी कम थी और दही इलाकों में आबादी ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं, दीगर चीज़ें भी मौजूद हैं, जबकि उन बच्चों को सहूलत मौजूद नहीं थी। इस वजह से ये कोटा सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसका पैराहा कुछ यूँ था, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा डेटाबेस चीज़ों के हवाले से। महाजिरीन का कोटा 15% रखा गया था, जबकि जो ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए लोग थे उनका 42%। इस तरह से बहावलपुर पंजाब का कोटा जो था वो 23%, सिंध सरहद और बलूचिस्तान का जो कोटा था वो 17%, जबकि भारत से आए लोगों का कोटा 15% था। कराची को उस वक्त भी 2% कोटा रखा गया था। और उसके बाद ये हुआ कि 1973 में जब भुट्टो साहब ने, जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हो चुका था, बांग्लादेश जो हालात पस मंज़र हम सबको पता है, तो ईस्ट पाकिस्तान जब भुट्टो साहब ने इसकी तरमीम को किया तो ईस्ट पाकिस्तान का जो 42% कोटा था उसमें तमाम सूबों को कोटा दिया। और जो इसमें जो बतदरीज कराची का जो कोटा है वो 2% ही रखा गया। अच्छा, मतलब कराची की आबादी तो इस वक्त 3 करोड़ से जायद है, और अब जब तो वो तो लियाकत अली खान साहब के दौर के अंदर कोटा रखा गया था, मगर अब जो इतनी बड़ी आबादी है और इसके अंदर कोटा सिस्टम क्या होना चाहिए? सदमा तो इसी बात का है कि अब के लिहाज से चीज़ें नहीं रखी गई, बल्कि वही पुरानी घिसी पिटी चीज़ें हमारे यहाँ चल रही हैं। पहले 20 साल के लिए, फिर 40 सालों के लिए मंजूर किया गया और अभी तक उसका ड्यूरेशन जारी है। अभी तक वो किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सके। और कोटा सिस्टम की वजह से अभी हमने सुना, अभी उस बच्चे ने लकी वन से जो वो लड़का 28 साल नौजवान BSc उसने मैथ्स में किया हुआ था। वो कोई आम लड़का नहीं था, पढ़ा लिखा नौजवान, और फर्स्ट डिवीज़न से उसने BSc किया। बेरोजगारी के बाइस, और बेरोजगारी के बाइस। तो बेरोजगारी क्यों है कराची में? कोटा सिस्टम की जो गैर मुनसिफाना तकसीम है, तो इस वजह से। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है मिर्ज़ा अशफाक बेग साहब भी है, और बड़े ज़बरदस्त इनसे भी गुफ्तगू करते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक जो है इंटीरियर सिंध से। तो हम बात करते हैं सिंध में एजुकेशन की और कोटा सिस्टम की, क्योंकि कोटा सिस्टम जब कराची में है और वहाँ का कोटा सिस्टम में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। तो अशफाक साहब ये बताइए, कराची में तो बता दिया आपके साहब ने 2%, और आपने भी एक बात कही कि कोटा सिस्टम के हवाले से सिंध के साथ ज्यादती हो रही है, तो आपका ताल्लुक सिंध से। और उमूमन देखा गया कि कराची में अक्सर ज़्यादातर जो हमने देखा कि कहीं भी हो, सिंध सेक्रेटरी हो, कहीं भी हो, तो कोटा सिस्टम के हवाले से सिंध के लोग ज़्यादा नौकरी कर रहे हैं। सबसे पहले रफ़ीक साहब आपका बहुत शुक्रिया, और अहवाल शहर प्रोग्राम जो है K21 चैनल की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। और रफ़ीक साहब, आपका जो सवाल है वो वजह है कि ये जो कोटा सिस्टम है इसमें महदूद हो जाते हैं। महदूद से मुराद ये समझ लें, एक लिमिट बना दी, अब उस लिमिट से चलना है। अब चाहे वो हम इंटीरियर सिंध की बात करें, चाहे कराची की बात करें, देखिए बाशिंदे तो पूरी सोसाइटी में मौजूद हैं, जो रहने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले जो तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो मेरा एक ये है कि जैसे अभी जो है वफाक ने एक टेस्ट कराया PMDC का, उन्होंने एक टेस्ट लिया ओपन मेरिट, जिस बच्चे ने क्वालिफाई किया और वो उन्हें सिलेक्शन हो गया। तो मैं ये कहता हूँ कि जो अभी हाफिज़ अरशद साहब जो बता रहे थे, बड़ी फिगर्स इन्होंने बताई कि कोटा सिस्टम कहाँ से राइज हुआ, ये बहुत सारी इन्होंने नॉलेज भी दी हमें। तो ये है कि बच्चों के लिए ये ओपन मेरिट होना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में आगे जाकर अपने जो टैलेंट है उसको वो ये समझ लें कि बुरे कार लाते हुए। तो ये बताइए सिंध में जी एजुकेशन के हवाले से क्या मुश्किलात है, क्योंकि वहाँ सुना कि स्कूल भी कम है, एजुकेशन के हवाले से बड़ी मुश्किलात है, जबकि वज़ीर तालीम जो सूबाई है वो तो कहते हैं कि हमने सिंध में बड़े ज़बरदस्त इंतजाम किए स्कूल वगैरह के। रफ़ीक साहब, आपका जो सवाल एजुकेशन से रिलेटेड है, मैं भी एजुकेशन पे ज़िला सांगड़ ताल्लुका टंडो आदम में मैं उसको देखते हुए आपको बताऊं कि जो हमारे वज़ीर तालीम जो आए हैं सरदार अली शाह साहब हैं, मैं इनको सबसे पहले सलूट इसलिए करूंगा कि ये उस्तादों की, जिस कौम ने उस्तादों की कदर की है, वहाँ की जो नस्ल है, कौम जो है, वो हमेशा तरक्की उसने की है। 5 अक्टूबर जो होता है, जिसके अंदर बेस्ट टीचर अवार्ड्स, मतलब पूरी दुनिया में बेस्ट टीचर्स डे होता है, तो सरदार अली शाह साहब ने अपने उस्ताद को, मिनिस्टर होते हुए अपने उस्ताद को बुलाकर अपनी चेयर पे बुलाया, अपनी चेयर पे उन्होंने नशिस्त कराई।
तो ये देखें कितनी बड़ी एक सोच है कि एक मिनिस्टर अपने उस्ताद की जिस तरीके से रिस्पेक्ट करता है। तो जहाँ उस्ताद की रिस्पेक्ट जब ख़त्म होना शुरू हो जाएगी ना, तो ये जवाल डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। और वहाँ पर तालीम जो है ना, असल में आपने एक मुहावरा छोटा सा सुना ही होगा कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। तो उस्तादों का बहुत बड़ा किरदार है उस नस्ल नौ को उसकी नशोनुमा के लिए। तो हम उस्ताद मिलकर ही, लेकिन मैं अंदरून सिंध की अगर बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह अंदरून सिंध के अंदर भी उतना ही टैलेंट मौजूद है जितना कराची इस्लामाबाद के बच्चों में मौजूद है। अच्छा, हमारे साथ तनवीर सैयद साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और शकील तौर पर ये गली गली कूचों कूचों की एक एक लम्हे लम्हे की खबर रखते हैं, और क्योंकि सीनियर सहाफ़ी हैं तो इनसे भी कुछ बात करते हैं कि तनवीर सैयद साहब, सिंध असेंबली में कानून पास हुआ बल्दियाती हवाले थे, जबकि PSP हो, MQM पाकिस्तान हो या जमात इस्लामी हो, सब ने इस कानून को जो बल्दियाती निज़ाम में तरमीम की गई है, तो इस हवाले से आप क्या कहोगे? क्योंकि तमाम जमातें इस वक्त एहतजाज कर रही हैं और ये शहर का मसला है। देखिए, ये बिल तो पास हो गया शोर शराबा करके और तमाम झगड़े लड़ाई करके। उसके बाद फिर ये है कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने जो है पिटीशन भी दाखिल की है इस बिल के ख़िलाफ़। लेकिन मैं समझता हूँ ये बिल वापस हो जाएगा, इसलिए कि देखें ये हक़ तलफ़ी है कराची से रहने वालों के लिए, क्योंकि वो बिल जो है एक तरफ़ा पास हुआ है और इसमें और दीगर जमातों की कोई हिमायत नहीं थी। इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये बिल वापस हो जाना चाहिए और हो जाएगा। तो इसमें लेकिन देखें आप ये देखें कि आप इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है। शहर में हर तरफ जो है महंगाई का तूफ़ान है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, तनख्वाहें नहीं हैं, बहुत बुरा हाल है। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आगे भी हमें उम्मीद नहीं लगती कि कुछ बेहतरी आएगी, क्योंकि देखें डॉलर कहाँ पहुँच चुका है, रुपीस का क्या हाल है। 177 रुपये डॉलर हो गया आज की कीमत के हिसाब से। बिल्कुल। अब देखें जब डॉलर ऊपर होगा तो ऑलरेडी गोल्ड भी ऊपर होगा, पेट्रोल भी ऊपर होगा, रुपीस का जो है वो बिल्कुल यूँ समझ लें कि बिल्कुल जूस निकल जाएगा। तो उस सूरत में फिर हम पाकिस्तान में क्या करेंगे, क्या इकोनॉमिकल। तनवीर सैयद साहब, ये तो आप बात कर रहे हैं कि गोल्ड में आ गया, और गोल्ड जब गोल्ड की कीमत होगी तो डॉलर में होगी, और पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो डॉलर में होगी, और जब डॉलर बढ़ेगा तो महंगाई में भी इजाफा होगा, यानी IMF जो है अपनी मर्जी करेगी। मगर अब ये बताइएगा कि इस शहर के अंदर बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जो एक कानून पास किया गया था, वो कानून जो है अपोजिशन तो नहीं मान रही, अब उन्होंने पास कर दिया है। तो इससे पहले जो कानून चलता रहा बल्दियाती हवाले से, मेयर कराची वसीम अख्तर कहते रहे साबिक कि मेरे पास फंड नहीं है, तो क्या ये सही है कि अब उनके पास जाने से कोई तरक्की होगी? नहीं, देखें बल्दियाती बिल जो पास हुआ है उसमें तमाम सियासी पार्टियों से मशवरा करना चाहिए था, क्योंकि वो स्टॉक होल्डर हैं इस शहर में और पूरे सिंध के हवाले से। तो उसमें उनका मशवरे के साथ इस बिल को पास होना चाहिए था। अगर ये बिल मशावरती तरीके से तमाम सियासी पार्टियों, जो यहाँ की सियासी पार्टियाँ जो यहाँ कराची शहर सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको शामिल करना चाहिए था इस बिल में, उनसे मशवरा करना चाहिए था। देखें दुख दर्द के साथी हैं जो सिंध वाले हैं, जो कराची वाले हैं, हम एक दूसरे के साथ दुख दर्द के साथी हैं। तो लिहाजा ये कि बिल भी जो है उनकी मशावरत से पास होना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता कि कराची सिर्फ उर्दू बोलने वालों का शहर है, ये शहर सबका है, पूरे पाकिस्तान का ये शहर है। यहाँ जो भी आता है उसको रोटी रोज़ी मिलती है, ठिकाना मिलता है, छत मिलती है। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि कराची जो है वो सबको अपने दामन में, अपने आगोश में समेट लेता है। तो लिहाजा ये कि जब हम सबको समेट लेते हैं तो हम तमाम सियासी पार्टियों से भी मशवरा करके इस बिल को पास कराते तो बहुत अच्छा होता। पर सिंध हुकूमत तो किसी भी सियासी जो तंजीमें हैं, पार्टियों को लिफ्ट ही नहीं करा रही, वो तो जिन्होंने कानून पास कर दिया तो कर दिया, तो अब क्या लाए इसमें क्या तो होना देखें, चाहिए? मेरी जहाँ तक नॉलेज है उसमें लोग कोर्ट में गए हैं इस बिल के ख़िलाफ़, और मुमकिन है कि वो कुछ इसमें एक बेहतरी आए और ये इस बिल में कोई तरमीम हो। और वही मैंने कहा ना कि एक टेबल पे बैठना पड़ेगा तमाम सियासी पार्टियों को, उसके बाद इस बिल में तरमीम हो सकती है। जब इस बिल में तरमीम होगी तो ज़ाहिर है कि कुछ बेहतरी आएगी और ये लड़ना झगड़ना भी ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगा। देखिए जिसका जो जिम्मेदारी है वो पूरी करे, सिर्फ यही नहीं कि पीपल्स पार्टी ही सारे निज़ाम को चलाए। पीपल्स पार्टी के ऊपर भी बड़ा बोझ है इस वक्त, और उस बोझ को हल्का करने के लिए इस बिल में तरमीम करनी पड़ेगी उनको। हमारे साथ तनवीर सैयद साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उनका यही कहना है कि बल्दियाती इदारों में तरमीम होनी चाहिए, क्योंकि सिंध हुकूमत को तमाम पार्टियों से मशावरत करनी चाहिए थी। चलते हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आएंगे और तीनों मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।
जाने से पहले हमारी तनवीर सैयद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और यकीनी तौर पर ये कह रहे थे कि तमाम पार्टियों से मशावरत होनी चाहिए, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है कि जिससे शहर में साफ़ सुथराई भी नज़र आती है, मगर जब बल्दियाती निज़ाम ही नहीं होगा और सफाई सुथराई कैसे होगी। तो हमारे साथ तो अभी जो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब जो है हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। हाफिज़ साहब ये बताइएगा कि इस शहर के अंदर रोज़ बरोज़ क्राइम में इजाफा हो रहा है, कुछ बल्दियाती निज़ाम में जो कानून जो गया ऑर्डिनेंस जारी किए गए हैं, कोई नया कानून कोई नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया बल्दियाती निज़ाम में, तो इस सवाल से आप क्या कहोगे? थोड़ी सी मैं तल्ख़ हकीकत को सामने रखना चाहूँगा बिल्कुल रखिए, बिल्कुल कि सिंध हुकूमत का जो नया बल्दियाती जो नया कानून है, ये टोटल मेरे तजिए के मुताबिक हक़ तलफ़ी, बददियानती और इक़्तिदार के मालिक बन बैठने का एक जज्बा, एक रेशो पाया जाता है। चूँकि सिंध गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू मैं जहाँ तक मेरी रिसर्च है मौरूसी सियासत को तरजीह देती है अपने सिस्टम के अंदर। क्योंकि हमने ये देखा है कि जो लोग भी सियासतदानों में एक कैटेगरी पाई जाती है कि एक 40 साल से एक बंदा सियासत कर रहा है, मेच्योर सियासत का मालिक है, लेकिन एक 22 साल लड़का या एक 28 साल लड़की के आगे वो खड़े रहते हैं इंतज़ार में कि मोहतरमा या मोहतरम कुछ कहेंगे तो हम मुल्क का निज़ाम चलाएंगे। भाई तुमने 40 साल जो सियासत की, जो चीज़ें सीखी, आज ज़रूरत इस अमर की थी कि बच्चों से सीखा जाता, बच्चों को तो साथ मिलाया जाता तो मुल्क का निज़ाम ज़्यादा अच्छा चल सकता था। तो मैं इस निज़ाम को काला कानून बोलूँगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इख्तियार रखने वाले भी यहाँ पे बेईमान नज़र आते हैं और इख्तियार का रोने वाले भी बेईमान नज़र आते हैं। आप कह रहे हैं कि जो बल्दियाती निज़ाम का जो पास किया गया ये मतलब गलत है? ये बिल्कुल पहले जैसे तनवीर सैयद साहब ने कहा कि मशावरत के बगैर एक तो लिया गया है। दूसरी बात कि जब हमें खाली लिफाफा ही बनाना है, हमारे यहाँ आम लफ्ज़ों में कहते हैं खिलाफत और कहते हैं खाली लिफाफा, तो बनाने की ज़रूरत ही क्या है जब एजुकेशन में कोई इख्तियार इनके पास नहीं होगा, वाटर बोर्ड में इख्तियार इनके पास नहीं होगा, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कचरे का इख्तियार पहले इनके पास नहीं है, तो ये बिला वजह की ढोंग करने की क्या ज़रूरत है कि हम सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कराएं, सरकार का हमारे टैक्सों का बेइंतहा पैसा लगे और उसका कोई हासिल हसूल भी ना हो और बल्कि ख़जाने पर बोझ बढ़े। तो मैं ये समझता हूँ इस ढोंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर करनी है तो खुले दिल के साथ पीपल्स पार्टी को चाहिए कि खुले स्पेस देते हुए बल्दियाती इंतखाबात साफ शफाफ अंदाज से कराएं। आप कानून बना दिया तो पेश देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं पेश दे दिए? ये तो इख्तियारात देने होंगे, अगर देंगे इख्तियारात मतलब इख्तियार देने होंगे कैसे देंगे? तो फायदा है। तमाम सियासी पार्टियां जो अपोजिशन की वो तो मुजाहरा कर रही है, उसके बावजूद जो है वो तीन हुकूमत तो कुछ सोच ही नहीं रही। देखें, हुकूमत जो बनती है वो लोगों से बनती है, सही है, और आवाम से बनेगी। अब बिल्कुल आवाम से, जब आवाम खड़ी है और जो लोग माजी में असल में लोगों के तल्ख तजर्बात हैं, मैं साफ बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने पहले इख्तियारात जो थे, पहले माजी में इन लोगों ने जब इख्तियार संभाला, बल्दियात इनके पास था, तो इन्होंने क्या कर लिया? कुछ नहीं कर सके। इख्तियार का रोते रोते अपना टाइम अपनी ड्यूरेशन को कंप्लीट किया और आखिर में कुछ पेपर सामने रख के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उसका ढोंग करके चंद आंसू बहाकर कौम को ये बता दिया कि हमारा कोई कसूर नहीं है। तो कसूर किसका? आवाम का है। तो समझना इस बात को होगा कि जिसके पास जितने इख्तियारात हैं, जितने काम की सलाहियत है, अपने सलाहियत के मुनासबत से उसको माशरे के लिए खिदमत करनी होगी, काम करना पड़ेगा, तो कौम सेलेक्ट करेगी। दूसरा सवाल जो आपका क्राइम के हवाले से, चोरी चकारी में इजाफा हो रहा है जी, क्राइम के हवाले से मेरे पास पूरा डेटा मौजूद है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्राइम, असल में क्राइम को समझना होगा कि क्राइम की वजह क्या है। क्राइम की जो सबसे बड़ी वजह है वो बेरोज़गारी है। क्राइम की जो दूसरी वजह जो है वो महंगाई है। जनवरी 2021 से मार्च 2021 सिर्फ 3 माह के क्राइम रिसर्च की जो तहकीक है, जो इस वक्त रिसर्च के तौर पे इदारों में इंटरनेट पे और दीगर जगहों पे मौजूद है, मैं वो तज्जिया पेश करूँगा। इस वक्त सिर्फ इस 3 माह में 5982 मोबाइल फ़ोन लोगों से, शहरियों से स्नैच कर लिए गए। इसी तरह से 1055 मोटर बाइक्स, 777 मोटर कार्स और डकैती के मुख्तलिफ वारदात में इन 3 महीनों में मैंने बताया जनवरी से मार्च तक में 34 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इन शहरियों के, यानी कि इनके घर वालों को, इनके जो चूल्हे थे घर के, वो गुल कर दिया गया, चूल्हे को बुझा दिया गया। कोई पुरसान हाल नहीं है सर इस कराची का। अहवाल शहर पे हम बैठे हैं, शहर का अहवाल इस वक्त तो ऐसा है कि हमें तो आखिर ये देखना है रहेगी लहजे में धार कब तक।
तुम्हारे लफ्ज़ों की कैचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। ये परिंदों को शिकार किया जा रहा है लफ्ज़बाजी करके, और कोई हासिल हुसूल नहीं है। मैं अगर इसको और बताना चाहूँ कि इसमें जो वर्ल्ड वाइज जो डेटा बेस रिपोर्ट है, इसके मुताबिक जनवरी था नवंबर, ये 7 महीने होते हैं। पिछले 3 सालों में 37.4% का इजाफा हुआ है इसमें। किस चीज़ में भाई? ये जो हम जिस पर बात करने के लिए बैठे हैं, ये जो क्राइम की बात हो रही है, क्राइम में इजाफा हुआ कराची में। इस वक्त क्राइम रेशो जो है 61.97% इस वक्त कराची में क्राइम का रेशो है। इसकी तफसील में अगर बताऊं कि ड्रग, और जाहिर सी बात है हमारे लोग नशही इसलिए हैं कि इनको रोज़गार नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि आज जो पढ़ा लिखा नौजवान जो फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न लेकर आएगा, उसके लिए पास नौकरियां नहीं है। वो कोई ठेले लगा रहा है, कोई पथारे लगा रहा है, कोई रक्शे चला रहा है। अभी हमारे साफ़ी भाई ने खुदकुशी कर ली, कोई सिंह तो नहीं निकले हुए थे सर पे। बात ये पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन खुदकुशी क्यों कर रहे हैं कि ये रक्शे चला रहे हैं। रक्शे चलाने के ऐन दूसरे दिन क्या हुआ, इनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं थे, यानी कि पेट्रोल बंद था सरकारी तौर पे, और दीगर मसले मसाइल थे। इस वजह से बंदे ने खुदकुशी कर ली। तो समझने की ज़रूरत है क्राइम का रेशो इस वक्त 61.97 है, जबकि होम रॉबरी जो है, घर में जो चोरी के जो वारदात हैं, वो 45.6% मौजूद है। मुख्तलिफ वारदात में 61.3 स्ट्रीट क्राइम का रेशो मैं आपको बता रहा हूँ। और इस वक्त कार चोर, मोटर कार की जो चोरी है, उसका जो रेशो है 51.68%, जबकि करप्शन, आप ये आखिरी बात अर्ज करना चाहूँगा कि करप्शन और रिश्वत की जो शरह है इस वक्त हमारे शहर कराची में वो 80.22% है। तो आप ये कह रहे हैं कि क्राइम में मज़ीद इजाफा हो रहा है, तो क्या इस बारे में क्या हमारी जो पुलिस तो खान साहब की हुकूमत से इंतजामिया नाकाम है इस पे? खान साहब की हुकूमत में तो किसी ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था ना अच्छा, कि भाई ऐसा कुछ होगा। हम मिर्जा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बड़ा तफसीली जायज़ा बताया, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी कुछ बातें ऐसी हैं वो मैं बताना चाहूँगा। अगर आप इसकी बुनियाद फिर देखेंगे, फिर आ जाती है तालीम, एजुकेशन क्या है कि अगर एक शख्स है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, मिसाल के तौर हमारे पास ये है कि उसे नौकरी नहीं मिल रही, मैं कहता हूँ उसके पास अगर तालीम है और उसके पास अपने स्किल्स हैं, वो अपना काम खुद कर सकता है। जैसे आजकल फ्रीलांसिंग आ गई है, लोग बच्चे घर बैठ के इंटरनेट के ऊपर कितना बेहतरीन बिजनेस कर रहे हैं। रफीक साहब, ये तो आपके भी नॉलेज में जरूर होगा। कुछ मतलब उसमें पैसों की जरूरत तो पड़ती है ना। देखें, तालीम है, वो तालीम है ना। देखें, मिसाल के तौर एक बच्चा जो है कंप्यूटर की फील्ड में आता है, जस्ट लाइक ये एंड्रॉइड सेट है, इस मोबाइल के अंदर आप ये देख लें कितना लैपटॉप की ज़रूरत है। एक सिंपल बच्चा अगर मोबाइल जो है वो कोई 10 से 5,000 रुपीज़ का एक छोटा सा मोबाइल लेके उस पर वो काम कर सकता है। और मैं ऐसी बहुत सारी अपने शागिर्दों की एक मिसाल दे सकता हूँ। एक बच्चा था, वो गो के इंजीनियर नहीं बना, उसने छोटा सा काम शुरू किया और काम करते करते वो जब मेरे पास लास्ट ईयर होके गया, बोला सर ये आपका नालायक शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह, और वो साउथ अफ्रीका से इसके ऊपर जो है एमिटेशंस जो होती हैं, ग्राफिक्स जो होती हैं, वो क्या करते हैं कि उनसे ऐड लेते हैं और मुख्तलिफ लोगों को वो देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि देखें, सबसे पहले हमें खुद ठीक होना पड़ेगा, पहला बुनियादी सवाल ये है। और मैं जब ठीक होऊंगा ना तो डेफिनेटली मैं पॉजिटिव सोचना शुरू कर। देखें, हुकूमत है या जो है लोग हैं, तो हमें हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने आप से देखें, डिग्री हमने ले ली, अब आया वो डिग्री ली है या इल्म लिया है, दोनों में फ़र्क है। मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि ये जो डिग्रियाँ होती हैं ना, मैं तो कहूँगा कि ये तालीमी रसीदें होती हैं जो अखराजात की थी। इल्म तो वो था जो हमारे किरदार से झलकता हो। तो इसमें यह है कि जो भी हमारे माशरे के जो लोग हैं, इसमें असातिज़ा की बड़ी एक रोल अदा होता है कि वो जिस तरीके से, रफ़ीक साहब आपने भी जब पढ़ा होगा तो आपके जो उस्ताद होते थे वाकई इल्म देते थे। ठीक, ये तो बात मेरी एडमिट करेंगे। आज का जो उस्ताद है, माजरत के साथ, उसमें बहुत सारे मतलब ऐसे भी हैं, लेकिन तो क्या है कि वो इल्म देना, इसमें बात चलता है ना कि जब आप कह रहे हैं कि इल्म के, तो आजकल की जो तालीम में प्रोफेशनल ज़्यादा आ गया, क्योंकि हमारे वक्त में पीले स्कूल होया करते थे, एग्जैक्टली ऐसा ही, स्कूल में फीस नहीं देनी पड़ती थी, तो हम लोग बड़े सुकून से पढ़ा करते, तो मास्टर के सुना करते। आज एक बंदा हज़ारों रुपए की फीस दे के पढ़ रहा है, तो मास्टर की कैसे सुनेगा। एग्जैक्टली। अब उसमें देखिए ये है कि पहले का जो उस्ताद जो पढ़ाता था ना, उसको ये होता था कि मैंने बच्चे को ये इल्म देना है।
आज का माजरत के साथ उस्ताद जो पढ़ा रहा है उसे ये पता है कि मेरे पास बच्चे ट्यूशन कितने पढ़ने आएंगे। जब मेरे में ये लालच आ जाएगी ना कि मैंने ट्यूशन पढ़ानी है, मैंने उससे, अब देखें अब हर बच्चा आज के दौर में ट्यूशन भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हर बच्चा ही मतलब एक प्राइवेट का बहुत बड़ा स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे मैं इंटीरियर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर गो के इतने बड़े और ओ लेवल्स और ए लेवल नहीं है, कैडेट कॉलेजेस हैं या दूसरे जो गवर्नमेंट के स्कूल है, वहाँ से भी बच्चे पढ़कर CSS ऑफिसर बन रहे हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ। और तालीम है ना, वो किसी की मीरास नहीं है। अगर अच्छी तालीम होगी, पढ़ कर की होगी, मिसाल के तौर पे लोग जो ये कहते हैं कि भाई हमें नौकरियां नहीं मिल रही, तो मैं ये कहूँगा ये हमारे मतलब ये हुकूमत का कसूर नहीं है, ये हमारे इन बच्चों का कसूर है कि उन्होंने कागज़ की डिग्रियां ली हैं लेकिन उनमें टैलेंट नहीं है। कि हमारे मौसूफ दोस्त अब्बास बेग साहब ने जो बात कही कि मतलब हमारे जो वालिदैन हैं इस वक्त जो बच्चों को पढ़ाते हैं, यकीन करें वो कंगाल हो जाते हैं पढ़ाने के दरमियान। आप समझ सकते हैं शहर कराची में पढ़ाना एक मुतवसत तबके के लिए किस कदर मुश्किल काम है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि रोजगार मिलेगी नहीं, स्किल खुद ऐसा कुछ पैदा हो जाए जिससे वो कमाना शुरू कर दे। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये सरकारी नौकरियां, ये सरकार, ये टैक्सेस, ये सब क्यों है? फिर सर मैं अपनी बात कंप्लीट, थोड़ा समय सब्र कीजिएगा। इसमें ये है कि ये सरकारी नौकरियां मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल इंटीरियर वालों के लिए आसान है, वो रहते यहाँ हैं पर डोमिसाइल उनके पास इंटीरियर सिंध का है। इंटीरियर सिंध का है क्योंकि कोटा वहाँ का होने की वजह से, मैं 2 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूँ, कोटा वहाँ होने की वजह से होता ये है कि हमारा लड़का वो जाता है, उसका तो कोटा ही नहीं है। मतलब आपने समझ लिया तो उसने पढ़ना भी है, फिर उसने फ्रीलांस करना है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिंध का कोटा कराची में इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, कराची में इस्तेमाल हो रहा है जी, बिल्कुल। कराची में जो हमारे सिंधी भाई रह रहे हैं, मैं क्योंकि ये जो कोटा सिस्टम है ना, इसकी तफरीक कौमों की बुनियाद पे नहीं की गई थी। भुट्टो साहब ने भी कौम की बुनियाद पे नहीं किया था, शहरी और दही इलाके की बुनियाद पे किया था। लेकिन वो जो शहरी जिंदगी जी रहे हैं वो भी डोमिसाइल 100%, 100% लोग डोमिसाइल वहाँ का। अरशद साहब, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। देखें, सिंध ये कौमें उर्दू बोलने वाले, ये हमारे जो लोग हैं ना, इनसे माशरा बना है। तो सर ने जो बात अभी करी कि जो है, अब मैं सर के ऊपर ही एग्जाम्पल दे दूंगा कि सर आपकी गवर्नमेंट जॉब है? नहीं, मेरी गवर्नमेंट जॉब तो नहीं। तो आज आप क्या कर रहे हैं? सही, वो आपका टैलेंट है। आप जैसे असर माजर के साथ मुझे बोलने दें कि देखें, हमारे जो हाफिज़ अरशद साहब हैं, मुझे मालूम है इन्होंने जितना स्ट्रगल किया है ना, स्ट्रगल किया, एफर्ट्स किया, इनके साथ बहुत सारे कुलीग्स होंगे जिन्होंने एफर्ट करने के बाद तो सदारती अवार्ड हासिल किया। एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन वो इनको प्लेट में रख के नहीं दिया, मेहनत की इन्होंने, आगे आए, कोशिश की। अब उसके अंदर वो किसी रंग व नस्ल से हो, किसी भी कौम से हो, चाहे वो किसी भी ज़बान का बोलने वाला हो, डेफिनेटली डिपेंड करता है उसकी एफर्ट्स के ऊपर। तो आज मैं ये देखता हूँ कि हाफिज़ अरशद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हमारी स्काउटिंग में बहुत सारी खिदमात भी हैं, सर की भी खिदमात हैं, लेकिन मैं इन्हें हर जगह एक्टिव पाता हूँ। अब आपके साथ कुछ बैच में ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने आपके साथ ग्रेजुएट किया होगा, बहुत सारे वो अभी तक भी आपको वैसे ही मिलते होंगे। हालांकि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, लेकिन आपने प्राइवेटली तौर पर अपने आप के अंदर आपने माशाल्लाह एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं कराची में, मुझे मालूम है, लेकिन ये आपकी अपनी एफर्ट्स हैं। तो देखिए, तालीम ये है कि जब हम तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद जो हमारे अंदर सलाहियतें हैं, उससे हमें कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। और जब हमारे में कॉन्फिडेंस होगा तो हम डेफिनेटली हर प्लेटफॉर्म पर कामयाब होंगे। मैं दो लाइन में एक बात खत्म करना चाहूँगा। कुछ मैं तनवीर सैयद साहब से बात कर लूँ। तनवीर साहब जी सर की बात से इत्तेफाक करता हूँ, तालीम और कॉन्फिडेंस बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमती सतह पर नाइंसाफियाँ ना होना। अच्छा तनवीर साहब, ये बताइएगा कि आप इस शहर से ताल्लुक़ है और शहर से ताल्लुक़ के साथ साथ हम आपसे कुछ बात करेंगे। अभी आने के ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे आएंगे तो आपसे बात करेंगे कचरा कुंडी की। चलते हुए एक छोटे से ब्रेक के साथ, ब्रेक से वापस आएंगे, तनवीर सैयद से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और तनवीर सैयद साहब की तरफ हम गए थे और ब्रेक
ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। अशफाक बेग साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात करी एजुकेशन के हवाले से, फिर हमारे साथ हाफिज मोहम्मद अरशद रफ़ीक साहब हैं, उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे। तनवीर तैयब साहब की तरफ हम जब गए तो तनवीर तैयब साहब से बात कर रहे थे कचरे कुंडे की। तैयब साहब ये बताइएगा, आप सहाफ़ी हैं, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ी ज़बरदस्त तजज़िया करते हैं, मुख्तलिफ अपने कालम में भी लिखते हैं, तो ये शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। जब साबिक़ मेयर वसीम अख्तर कहा करते थे मेरे पास फंड नहीं है, तो कहा जाता है कि इनके पास हम फंड बहुत दे रहे हैं, ये बल्दियाती इदारे कहते थे। और आप एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब आ गए तो अभी भी वही सूरत हाल है, KMC भी उनके पास, हुकूमत भी उनके पास, वज़ीर आला भी उनके पास, तो फिर ये शहर गंदगी के ढेर में क्यों तब्दील? देखिए बात यह है कि सबसे पहले तो उनको ये चाहिए था कि वो जैसे कि उन्होंने मनोड़ा बीच बनाया और वहाँ पे भी जो है कमर्शियल सिस्टम शुरू हो चुका है। देखिए मैं बात करूँगा बिल्कुल सच्ची जो बात है, वो उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी एफर्ट्स उनकी मुर्तज़ा वहाब साहब की। लेकिन जब वो इफ्तिताह हुआ तो उस वक्त वो 20 रुपये का टिकट था, अब कुछ दिन गुजर गए तो 100 रुपये का टिकट हो गया, एंट्री टिकट। तो आप बताइए कि पब्लिक उन मकामात पे कैसे जाएगी जब इतना बुरा हाल है, लोग रोज़ी रोटी को जो है वो तरस गए हैं, परेशान हैं महंगाई से। तो तफरीह मकामात को तो कम से कम फ्री करना चाहिए था। और ये जो आप कह रहे हैं कि वसीम अख्तर साहब जो है रोना रो रहे थे और इन्होंने जो है काम किया, तो ये देखेंगे एक दूसरे को मैंने नहीं कहा कि काम किया है, मैंने ये लफ्ज़ नहीं कहा कि उन्होंने काम किया, मैंने तो कहा जब भी वो काम करने के लिए बात करते थे तो उनके पास एक ही लफ्ज़ होता था, मेरे पास फंड नहीं है, तीन हुकूमत मुझे फंड नहीं दे रही है। तो जब फंड नहीं होगा, असल में देखें मैं एक जनरल बात करूं कि आपको किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी इदारे में जब करप्शन का रेशो 0 हो जाएगा तो इस शहर में भरपूर तरीके से काम होगा और ये शहर दोबारा से रोशनियों का शहर कहलाएगा। जब तक कि करप्शन की जो बीमारी है ये ख़त्म नहीं होगी तो आपका शहर भी मुकम्मल तौर पे साफ़ नहीं होगा। यहाँ पर सोचें चेंज करनी पड़ेंगी तमाम सियासी लीडरों की, तमाम लोगों की, जो लोग बैठे हैं DMCs में, KMCs में बैठे हुए हैं, जो लोग KDA में बैठे हैं और दीगर इदारों में बैठे हैं, वाटर बोर्ड में बैठे हैं, जब तक इनकी सोच जो है तब्दील नहीं होगी, इस शहर से वफादारी का तो सब ऐलान करते हैं कि ये शहर हमारा है, लेकिन खुदारा इसका ख्याल तो करो, इस पर कुछ लगाओ तो सही। क्या ऐसा नहीं है कि फ़ंड आता हो, फ़ंड रिलीज़ होता हो, लेकिन क्या है कि वो सिर्फ फाइलों के हद तक हो और उसके बाद जब आप फिज़िकल जाके देखें तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कचरा कुंडियों का ढेर लगा पड़ा है। आप ये देखें ना कि क्या हाल है इस शहर का, पानी नहीं है, अब तो ये है कि गैस भी जाने लगी है, यानी गैस का महकमा एक बाकी था, उसने भी काम कर दिखाया अपना कि गैस की भी टाइमिंग है। जैसे डॉक्टर जो है किसी मरीज़ को दवाई देता है कि सुबह दोपहर शाम, तो इसी तरह से SSG ने भी ये कारनामा अंजाम दे दिया है कि उसने भी अब टाइमिंग दे दी है गैस की। आप बताइए ना कि लोग कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, कहाँ जा रहा है, शहर को किस तरफ ले जा रहा है। वही मैंने अर्ज़ किया कि तमाम लोगों को, तमाम पार्टीज़ को एक टेबल पे बैठना पड़ेगा और बैठ के इस सिंध के लिए, शहर के लिए, पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा। तनवीर साहब आप कह रहे हैं तमाम पार्टियों को एक टेबल पे बैठना पड़ेगा, ये तो अरसद रात हम सुनते आ रहे हैं, बैठते ही नहीं, तो उससे क्या हाल होना चाहिए? देखिए अगर वो नहीं बैठेंगे उनको खुद को भी नुकसान पहुंचेगा इसका। माना कि ठीक ठाक करप्शन करके और लोग जो है रवाना हो चुके हैं और मौजूद भी हैं और आने की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन क्या है इस शहर के लिए जो है जब तक आप पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे इस शहर के लिए, इस सिंध के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, कभी भी हालात बेहतर नहीं होंगे। देखिए इंसान जो है वो खता का पुतला है और जाना उस 2 गज ज़मीन में ही है, उसको छोड़ के जाएगा। आप ये देखें ना कि कैसे कैसे जो है ना चीज़ें जो है बरामद हुई, नोट बरामद हुए, कश्तियों में नोट जलाए गए, पेटियों से सोना बरामद हुआ, तो भाई आप कहाँ लेके जाएंगे इन चीज़ों को? खुदारा आप होश के नाखून लें तमाम लोग, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ। सोचना पड़ेगा और आवाम को भी सोचना पड़ेगा कि जो हमारे लीडर हैं हम उनकी कदर करें और उनके साथ हम जो जैसे हम वोट डालते हैं सही लोगों को वोट डालें, उनसे हल्फ लें कि देखो अब जो कुछ हो चुका, लेकिन अब जो है अब ये आखिर है। देखिए खुदा, क्योंकि देखें अब इस वक्त सिचुएशन ये है, कराची शहर की ले लें, आप दीगर शहरों की ले लें, इस वक्त लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया डॉलर और रुपए का क्या हाल हुआ है, ये तो एक इंटरनेशनल साजिश भी इसको कहा जा सकता है। लेकिन क्या है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो माशी जो कॉमर्स के वजीर हैं और दीगर लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि यार अब बस हो गई, बस अच्छा हाफिज साहब ये बताइए कि हम बात करते हैं मरदमशुमारी की। सर इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। सर ने बात कहा कि सारे जितने शेयर गिर, जितने भी ये सियासतदान हैं हमारे, इनको एक प्लेटफॉर्म पे बैठ तो गए। ये PDM की सूरत में ये बैठे तो है, पर ज़रूरत इस अमल की है कि ये जो बैठते हैं ना,
ये अपने इख्तिदार के लिए बैठते हैं। नहीं, हाफिज साहब वही मैंने कहा ना कि पॉजिटिव सोच के साथ बैठेंगे तो मसला हल होगा। इनकी जो नीयतें हैं, अगर हुकूमत, इनकी नीयतें किसी आवाम को, लोगों को फायदा पहुंचाना हरगिज नहीं है। अब देखिए, इनकी नीयतों में है कि हम इख्तिदार हासिल कर लें। सियासतदान कोई भी गरीब नहीं है, किसी को नहीं पता कि आलू क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है, बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो लिहाजा बस कर दें ना, बस कर दें। ये बैठ तो गए, पर ये बैठे हैं सिर्फ अपने इख्तिदार के हवस के लिए। जो बैठता है उसको सर, माशरे में हमारा किरदार भी है, और रफ़ीक अंसारी साहब, आप इस बात की तायीद करेंगे, सुना भी होगा कि जैसी आवाम होती है वैसे ही हुक्मरान होते हैं। क्या मेरी बात से तायीद करते हैं? तो हमारे हुक्मरान भी फिर अच्छे होते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, मैं दोबारा कह रहा हूँ आपसे, और हमें अपनी ज़ात से भी अपनी माशरे को हमें भी देना है। हमारा फ़र्ज, उनका फ़र्ज़ है माशरे का। मिसाल के तौर पर जैसे मैं टंडो आदम के एक छोटे से इलाके के अंदर इंटीरियर सिंध में, हम कुछ दोस्तों ने ख्वाजा गरीब नवाज दस्तरखान एक लगाया कोरोना से पहले 19 में, और उस दस्तरखान पर हम कुछ दोस्त थे, ना हमने कहीं चंदे की पेटी लगाई, ना हमने, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्त जो हमारे बैठे हैं कि हम भी कुछ डिलीवर करें। अब देखें, लेना ही मकसद नहीं है, हमें अपनी ज़ात से देना भी है। तो हमने कुछ दोस्तों ने ऐसे बैठे थे कि यार कोई अच्छा नेकी का काम करें। हमने इस महंगाई के दौर में क्या किया कि चंद दोस्तों ने मिलके, उसमें मेरे कुछ रिलेटिव भी हैं, उसमें और भी उनके साथ तो हमने क्या करा, आपने जो है वो गरीबों में खाने का तकसीम किया, मतलब ये सारे काम किए। लेकिन हमने फंड का इंतजार नहीं किया कि हमें गवर्नमेंट फंड देगी। हम अपने जो बराबर के रहने वाले, जब तक वो फंड आए तो काश वो पता नहीं दुनिया में हो या ना हो। और आपको तो मालूम है कि एक बात है कि जिस मतलब जो शख्स है, या मैं हूँ और मेरा पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो मेरा ख्याल है मुझसे जवाब। अगर आप ये बताइएगा कि चले अब 2000 हम बात करते हैं 2017 में मरदमशुमारी के हवाले से, तो अब जो उस पर हम पाया जाता है, मुखालफत पाई जाती है कि भाई ये गलत हुई थी, तो आप क्या कहोगे? जी रफ़ीक अंसारी साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मरदमशुमारी बहुत ज़्यादा हॉट इशू है, और कराची वालों की तो दुखती रग है ये मरदमशुमारी का जो मामला। मरदमशुमारी के मैटर को उठाकर आप नेशनल, इंटरनेशनल, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको उठा के इसको सर्च कर लें, देख लें, कोई एक इदारा इस मरदमशुमारी को साफ़ और शफाफ नहीं कहता। इस मरदमशुमारी को तमाम इदारों ने रिजेक्ट किया है। इवन जब ये जो 2017 का मरदमशुमारी था, इसके बाद जब ये इस पर वोटर लिस्ट बने हैं, तो वोटर लिस्ट पे जितने लोग वोटर मौजूद थे और मरदमशुमारी की तादाद में ही डिफरेंस पाया गया कि भाई वोटर यहाँ पे 2000 हैं, पर मरदमशुमारी की लिस्ट में यहाँ 900 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो बताएं कि ये कैसे मुमकिन है? तो ये किसी इदारे का, आज हमारे यहाँ एक अजीब सा एक मामला है, कोई माने ना माने, भाई हमें तो ये करना है, हमने सुना दिया है पैगाम। ऐसा ना हो कि बल्दियाती के लिए भी कुछ लोग, आवाम चीखती रह जाए, कुछ लोग रोडों पर बिलबिलाते रहें और कहें भाई हमने तो फैसला दे दिया। क्या होना चाहिए तो ये मरदमशुमारी देखें, जब तक कराची वालों को गिना नहीं जाएगा सही से, जब तक तो मामला सीधा नहीं हो सकता। क्योंकि आप समझें, ये मरदमशुमारी में गिनती ही ठीक नहीं है। जैसे कि प्रोग्राम की इब्तिदा में आपने कहा था कि कमोबेश अहवाले शहर के इस प्रोग्राम में रिकॉर्डेड बात है कि 3 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, 3 करोड़ से ज़ायद आबादी है। जी, 3 करोड़ से ज़ायद आबादी है, लेकिन मरदमशुमारी के मुताबिक तो कोई ये 1.5 करोड़ की आबादी है। तो 1.5 करोड़ लोग कहाँ गए? आप समझने की जरूरत है। एक घर में अगर 20 अफराद हैं, हुकूमत से कहती है 1.5 करोड़ जो बाहर से लोग आए हुए हैं, वो तो कारोबार के लिए आए हुए हैं। सर बस बात ये है कि अब कुछ भी कह के साबित कर दें तो बात नहीं बनेगी। बात ये है कि आपके घर में 20 अफराद हैं, खाना 10 अफराद का आता हो, 10 अफराद पर आता हो, कभी भी घर की ज़रूरत पूरी नहीं होगी। पाइप लाइनें, अगर कोई किसी इलाके में 1000 लोग रहते थे, अगर वहाँ पे 2000 लोग चले गए तो पाइप लाइनें चेंज करनी पड़ेगी, सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। कराची में कुछ डेटा कराची में तो कराची वाले सिंध वाले भी तो रहते हैं ना जी, सिंध की भी तो बात होनी चाहिए कि सिंध के, देखिए सिंध के अलावा भी तो लोग रहते हैं यहाँ पर। सही, जो आते हैं रहने की, जो आते हैं कारोबार करने के लिए, ये इंटीरियर से, उनके लिए तो दुबई है ये कराची। आते हैं, हम बिजनेस करते हैं, चीजों को करते हैं, और हमारे सरकारी जितने दफातर हैं 80% तो कराची में। सर मैं यहाँ पर हाफिज अरशद साहब को थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, क्योंकि सर ने माशाल्लाह बड़ी सीधा बातें की हैं और वो बड़ी वजन की दार है। हाफिज साहब, मेरी बात से आप एग्री भी करेंगे, रफीक साहब आप भी एग्री करेंगे, और तनवीर साहब आप भी। क्या होता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं
कराची का जो बच्चा है, जैसे मेरे भी रिलेटिव्स हैं, यकीन करें उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। उनके जहन में ये बात बैठी हुई है, जॉब नहीं मिलेगी। तो सिंध के लोगों ने डाल ऐसा दिया नहीं, ना। ऐसा नहीं है। ऐसा है। अब सुनिएगा, अब देखिए मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें। जी जी। होता यह है कि जब मैं ये सोच लूंगा जहनी तौर पर कि मुझे नौकरी मिलेगी ही नहीं, अब यहाँ पर क्या है, बेहतरीन मतलब टैलेंटेड बच्चे कराची में मौजूद हैं पढ़ने वाले, वो क्या करते हैं, अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं और प्राइवेट सेक्टर को में चले जाते हैं। मैं इसकी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे यहाँ पर एक जो है उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था इकोनॉमिक्स में। मैंने उनको कहा कि ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स आई हैं और वो मेरे रिश्ते में रिलेटिव में हैं। तो मैंने उनको कहा फैसल साहब आप इसमें अप्लाई करें। पता है उसने मुझे क्या कहा, आपको सुन के हैरान होगा, बोला जॉब तो मिलती नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा, थोड़ी सी मैं बात मुख्तसर ये करना चाहूंगा कि उसने अप्लाई किया और आज वो लेक्चरर है इस कराची शहर में। तो मकसद हमें अपने जहन में ये भी बच्चों को पैदा करना है। एक बात कहना चाहूंगा सर कि असल में बिलीव लेवल की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है कराची वालों को। कराची वालों का बिलीव लेवल खराब, उनको पता है कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। ये मामला 2% में नौकरी मिली है। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है और हमारे तीनों मेहमान जो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज अहवाल शहर के अंदर इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। और बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि कराची में नहीं बल्कि कोटा सिस्टम संभाल गया है ताकि लोगों को नौकरी बआसानी मिल जाए। अहवाल शहर से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।